हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नितेश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे थ्योरीज ऑफ इमोशंस, तो उसके हम लोग ने 3 थ्योरीज पढ़ ली थी, 3 थ्योरीज को पढ़ लिया था। अब आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे, बाकी की बच्ची थ्योरीज को उसमें डिस्कस करेंगे, जो कि था आपका लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जेम्स लेंस थ्योरी, कैनन बार्ड थ्योरी और स्केक्टर सिंगर थ्योरी। और उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी और लिंडसे एक्टिवेशन थ्योरी। जैसा कि मैंने बताया था पहले भी, जो छठी थ्योरी है यानी ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी है, विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत है, इसे मैंने मोटिवेशन वाले लेक्चर में कवर कर लिया है। वहाँ पर इस थ्योरी को मैंने डिस्कस कर लिया, तो आप वहाँ से जाकर इसे देख सकते हैं कि आखिर ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी क्या है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स ये आ रहे हैं कि सर टॉपिक ख़त्म होने के बाद जो है MCQs करा दीजिए, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही ये मोटिवेशन एंड इमोशन यानी कि संवेग और प्रेरणा और संवेग, ये मतलब ये संवेग जो टॉपिक है ये ख़त्म होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, मोटिवेशन के भी और संवेग के भी। साथ ही साथ मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी जो टॉपिक कंप्लीट किया है उसके भी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अभी मैं पीजीटी साइकोलॉजी का जो है क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा रहा हूँ, और उसमें भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं पीजीटी 2021 के साइकोलॉजी का। बाकी का उसका भी जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। आज हम लोग देखते हैं फ़िलहाल थ्योरी को कि कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी क्या है और लिंडसे एक्टिवेशन थ्योरी क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी यानी संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत को समझने से पहले कॉग्निशन क्या है इसे समझना जरूरी है। तो देखिए कॉग्निशन क्या है। कॉग्निशन जो है आपका ऑल मेंटल एक्टिविटीज़ दैट आर एसोसिएटेड विद प्रोसेसिंग, नोइंग, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेटिंग। यानी कि देखिए कॉग्निशन क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म है, उसमें वो सारी मेंटल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिसका यूज़ हम लोग अपने डेली टू डेली लाइफ में करते हैं, जैसे रिमेंबरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेटिंग है, परसेप्शन है, मेमोरी है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, कॉग्निशन का ही एक पार्ट हैं। ठीक है, यानी कि जितनी भी हम मानसिक क्रियाएं करते हैं वो सब कॉग्निशन का ही एक पार्ट होता है। तो कॉग्निशन क्या है, एक तरीके की हमारी थिंकिंग है, एक तरीके का हमारा सोचना है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, हमारा परसेप्शन है, हमारा अटेंशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी क्या है। सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसको दिया किसने था। तो देखिए इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, रिचार्ड लेजारस 1970 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। यानी कि कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी के जो प्रतिपादक हैं रिचार्ड लेजारस हैं। ये कहते क्या हैं, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न वातावरण के भिन्न भिन्न वस्तुओं तथा शरीर के भीतर से मिलने वाली सूचनाओं का जब व्यक्ति सही सही मूल्यांकन करता है तो उसे एक संवेग की अनुभूति होती है, जिसे हम लोग संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत या कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी कहते हैं। यानी सिंपल से शब्दों में अगर मैं कहूँ तो इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि वातावरण में जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है, जो हमें एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है, और उसके साथ शरीर के भीतर से आप जो सूचनाएं कलेक्ट करते हैं, किसके आधार पर, अपने संज्ञान के आधार पर, और उन सूचनाओं को कलेक्ट करने के बाद जब आप उसका मूल्यांकन करते हैं, और अगर आप सही मूल्यांकन कर लेते हैं तो उससे आपके अंदर एक संवेग की अनुभूति होती है। इसी को कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी का नाम दिया गया है। अब देखिए जैसा लेजारस क्या कहते हैं, लेजारस के अनुसार मूल्यांकन 2 तरह के होते हैं। लेजारस के अनुसार जो है मूल्यांकन 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला, इंसान जो भी है वो प्राइमरी अप्रेजल यानी कि प्राथमिक मूल्यांकन करता है, और दूसरा है सेकेंडरी अप्रेजल यानी गौण मूल्यांकन करता है। अब देखिए क्या है प्राथमिक मूल्यांकन और गौण मूल्यांकन, इसको समझते हैं। तो देखिए क्या है, प्राथमिक मूल्यांकन में व्यक्ति परिस्थिति या घटना की गंभीरता का मूल्यांकन करता है। यानी जो प्राइमरी अप्रेजल है इसमें कोई भी व्यक्ति किसी परिस्थिति या इवेंट की गंभीरता यानी कि उसकी डीपनेस का, कितनी गहराई है, कितनी गंभीरता है उस समस्या की, उसका मूल्यांकन करता है। ठीक है, वह इस बात का मूल्यांकन करता है कि परिस्थिति में जो घटना घट रही है
उससे वह कहाँ तक प्रभावित हो रहा है। यानी सिंपल से शब्दों में अगर मैं कहूँ तो वह यह देखता है कि उस परिस्थिति की, उस सिचुएशन की या उस इवेंट की इंटेंसिटी कितनी है। जिस इवेंट की जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा वो इवेंट मनुष्य के ऊपर प्रभाव डालेगा, इफ़ेक्टिव होगा। तो प्राथमिक मूल्यांकन में इंसान क्या करता है, इसी चीज़ को देखता है कि उस घटना की गंभीरता कितनी है, कितनी तीव्रता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या आता है, प्राथमिक मूल्यांकन की प्रक्रिया के बाद सेकेंडरी अप्रेजल यानी गौण मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसमें व्यक्ति उस घटना या परिस्थिति से निपटने के लिए अपनी क्षमताओं एवं साधनों का मूल्यांकन करता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ही डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेजल में, मूल्यांकन में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी अप्रेजल में व्यक्ति केवल उस घटना की इंटेंसिटी और उसकी गहराई को जानने का प्रयास करता है। प्राइमरी मूल्यांकन में व्यक्ति घटना की गहराई और उसकी जो है प्रभाव, कितना प्रभाव वो डालेगी उस स्थान पर, उसका मूल्यांकन करता है। लेकिन सेकेंडरी मूल्यांकन में क्या करता है, जब प्राइमरी मूल्यांकन ख़त्म हो जाता है तब स्टार्ट होता है सेकेंडरी मूल्यांकन, और इसमें व्यक्ति करता क्या है, उस परिस्थिति से निपटने के लिए अपनी क्षमताओं यानी अपनी कैपेसिटी और जो भी रिसोर्सेज हैं, साधनों का मूल्यांकन करता है। यानी व्यक्ति ये देखता है कि जो मुख्य समस्या है उसको सुलझाने के लिए क्या उसके पास क्षमता है, क्या उसके पास साधन है। तो इसी को कहा गया है सेकेंडरी अप्रेजल या गौण मूल्यांकन। यानी पहले में क्या है, घटना की गंभीरता को समझने का प्रयास करता है, दूसरे में उस गंभीरता को कैसे सॉल्व करेंगे उस घटना को, इसका मूल्यांकन करता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, व्यक्ति में अनुभव किया गया संवेग, यानी इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को जो इमोशंस मिलते हैं, चाहे सैडनेस हो, चाहे हैप्पी हो, चाहे जो भी कुछ हो, व्यक्ति में अनुभव किया गया संवेग प्रारंभिक मूल्यांकन एवं गौण मूल्यांकन के बीच संतुलन का परिणाम होता है। यानी कि जो फाइनली आउटकम मिलता है व्यक्ति को किसके रिस्पेक्ट में, प्राइमरी अप्रेजल और सेकेंडरी अप्रेजल के रिस्पेक्ट में, है ना, वो ही क्या होता है, संवेग होता है। ठीक, यानी कि संवेग क्या है, वो प्राथमिक मूल्यांकन और गौण मूल्यांकन के बीच संतुलन का परिणाम होता है। अब आगे देखिए क्या है, जब, ठीक है, जब परिस्थिति की गंभीरता कम होती है, यानी प्राथमिक मूल्यांकन जब लो होता है, लो इंटेंसिटी होती है, तथा उससे निपटने के अपने साधन तथा क्षमता कम है, यानी लो इंटेंसिटी भी है प्राइमरी अप्रेजल की, मूल्यांकन की, और उससे निपटने के साधन भी कम है, क्षमता भी व्यक्ति में कम है, यानी कि व्यक्ति के पास पीए और एसए, प्राइमरी अप्रेजल और सेकेंडरी अप्रेजल दोनों कम है। तो उस केस में क्या होता है, इमोशंस की जो इंटेंसिटी होती है, संवेग की जो तीव्रता होती है वो अधिक होती है। वो क्या होती है, अधिक होती है। समझने की कोशिश करिए। जब मनुष्य के पास प्राथमिक मूल्यांकन और गौण मूल्यांकन दोनों कम होता है तो उस केस में मनुष्य के अंदर इमोशंस जो हैं सबसे अधिक तीव्र होते हैं, यानी कि संवेग की जो इंटेंसिटी है तीव्र होती है। परंतु अगर इसके जस्ट अपोजिट कंडीशन होती है, यानी मनुष्य में प्राथमिक अप्रेजल और सेकेंडरी अप्रेजल दोनों ज़्यादा होते हैं, तो मनुष्य में जो है इमोशंस की तीव्रता कम हो जाती है। यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है। तो जो मेन थीम था इस सिद्धांत का, लेजारस का कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी का, केवल यही था कि इंसान जो है प्राथमिक मूल्यांकन और गौण मूल्यांकन के आधार पर संवेग की अनुभूति करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, आगे इन्होंने क्या बताया है, संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत के अनुसार जो इमोशंस हैं, यानी कि जो संवेग हैं, उसका स्वरूप जो होता है फंक्शनल होता है। कैसा होता है, कार्यात्मक होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत के अनुसार जो इमोशंस हैं उसका स्वरूप कैसा होता है, तो कैसा होता है, कार्यात्मक होता है। यानी विशिष्ट मूल्यांकन से विशिष्ट संवेग उत्पन्न होता है, यानी आपका जो इवेल्युएशन है स्पेसिफिक इवेल्युएशन है, तो उससे जो इमोशन जनरेट होंगे स्पेसिफिक इमोशंस ही जनरेट होंगे।
इससे होता क्या है, व्यक्ति को उपयुक्त व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, यानी व्यक्ति इससे उपयुक्त व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित होता है। इस तरह से जैसे मान लीजिए क्रोध संवेग व्यक्ति को उन उद्दीपकों से दूर जाने की प्रेरणा देता है जिससे चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होता है। ठीक है, एक तरीके का एग्जाम्पल था। तो ये है कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी। अब नेक्स्ट थ्योरी की बात करेंगे हम। जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है लिंडसे का सक्रियण सिद्धांत। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट यही पूछ लेता है कि हु गेव एक्टिवेशन थ्योरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिंडसे। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए लिंडसे का सक्रियण सिद्धांत आखिर है क्या। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, लिंडसे ने 1951 में किया। इस सिद्धांत को सक्रियण सिद्धांत या एक्टिवेशन थ्योरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसका कारण भी जान लीजिए। क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स मस्तिष्क में एक हिस्सा होता है, दिमाग में एक पार्ट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये पूरा सिद्धांत ही केवल सेरेब्रल कॉर्टेक्स के शोधों पर, उसके आधार पर आधारित है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है संवेग सेरेब्रल कॉर्टेक्स के एक्टिवेशन लेवल पर निर्भर करता है। यानी कि यह सिद्धांत क्या कहता है कि आपका जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो कितना ज़्यादा एक्टिवेट है, उसका लेवल कितना है, उसके आधार पर ही मनुष्य के अंदर संवेग की उत्पत्ति होती है। जैसा कि देखिए लिखा भी हुआ है, लिंडसे के सिद्धांत के अनुसार जब किसी संवेगात्मक उद्दीपक को ग्रहण करने से ज्ञानेंद्रिय में तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है तो वह सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाने से पहले पूर्व मस्तिष्क के निचले भाग से गुजरता है। ठीक है, उसके बाद निचले भाग में जो नर्व्स होते हैं उसका एक जली आकार यानी कि रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है जो तंत्रिका आवेग के कारण सक्रिय हो जाता है और जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होने वाले मस्तिष्क तरंगों को प्रभावित करता है। ठीक है, अब सबसे पहले समझिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स है क्या। सेरेब्रल कॉर्टेक्स देखिए होता क्या है, आपने सुना होगा दिमाग में दो मैटर पाए जाते हैं, एक ग्रे मैटर होता है, दूसरा वाइट मैटर होता है। तो जो ग्रे मैटर है उसी को क्या कहा गया है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहा गया है। जैसा देखिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ग्रे मैटर मेकिंग अप द सुपरफिशियल एस्पेक्ट ऑफ द सेरेब्रम। यानी कि सेरेब्रम का जो सुपरफिशियल एस्पेक्ट बनाता है वो कौन बनाता है, ग्रे मैटर, और इसी को हम लोग सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो लिंडसे हैं उन्होंने जो है लेवल ऑफ एक्टिवेशन क्या बताया है, 4 लेवल बताए हैं, सक्रियण के 4 स्तर बताए हैं। लेवल ऑफ एक्टिवेशन की बात करें तो इन्होंने सक्रियण के 4 स्तर बताए हैं। कौन कौन से, शून्य स्तर, निम्न स्तर, मध्य स्तर तथा उच्च स्तर। यानी 0 लेवल तब आता है जब मनुष्य की डेथ हो जाती है। उसके बाद है लो लेवल, उसके बाद है जो है आपका मॉडरेट लेवल, और फिर है 4th लेवल है आपका हाई लेवल। तो इसको भी देखेंगे। सबसे पहले ऊपर जो डिस्कस कर रहे थे वहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो है कि ब्रेन वेव्स जनरेट होती हैं, मतलब सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होने वाले जो ब्रेन वेव्स हैं उसको प्रभावित करता है कौन, जो तंत्रिका आवेग का एक्टिवेशन लेवल है। यानी और जो तरंगों का ज्ञान है, यानी कि जो अल्फ़ा ब्रेन वेव्स और बीटा ब्रेन वेव्स जनरेट होती हैं उसे हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, उसे EEG द्वारा यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के द्वारा हम मेज़र करते हैं और उसी से पता लगाते हैं कि आखिर एक्टिवेशन लेवल क्या है। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है, जो दिमाग में तरंगें उत्पन्न होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं। एक होती हैं अल्फ़ा ब्रेन वेव्स, दूसरा होती हैं बीटा ब्रेन वेव्स, उन्हें हम इन नामों से जानते हैं। अब देखिए क्या आगे देखिए क्या है, जब व्यक्ति आराम की अवस्था में होता है तो मस्तिष्क में अल्फ़ा तरंगें बनती हैं जिसकी ऊंचाई अधिक एवं नियमित होती है। अभी आगे मैं दिखाऊंगा, मैंने फिगर इसका डाल रखा है। तो देखिए क्या है, जब मनुष्य में अल्फ़ा तरंगें बनती हैं जिसकी ऊंचाई अधिक एवं नियमित होती है, यानी जो अल्फ़ा वेव्स होती हैं उसकी ऊंचाई अधिक होती है और कांस्टेंट होती है, नियमित होती हैं, और इसकी जो साइकिल है वो कितनी होती है, जो प्रति सेकंड 8 से 12 चक्र की दर से उत्पन्न होती हैं। यानी 1 सेकंड में 8 से 12 साइकिल अल्फ़ा वेव की जनरेट हो जाती हैं। ठीक है,
यानी कि जब व्यक्ति में सक्रियण का स्तर यानी जो एक्टिवेशन लेवल है बढ़ता है तो अल्फ़ा तरंगों का बनना बंद हो जाता है और उसकी जगह पर बीटा तरंगे बनती हैं। बीटा तरंगे जो होती हैं छोटी ऊंचाई की तरंगे होती हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है 18 से 30 साइकिल पर सेकंड हो जाती हैं। अब यहाँ पर पहले समझिए अल्फ़ा वेव्स और बीटा वेव्स है क्या। अल्फ़ा वेव्स होती हैं जब इंसान आराम की अवस्था में होता है, यानी एक्टिवेशन लेवल जब बहुत लो होता है। लेकिन जब एक्टिवेशन लेवल शरीर का बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक बीटा वेव्स जनरेट होने लगती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जब व्यक्ति जब नींद की अवस्था में होता है तो उसका जो एक्टिवेशन लेवल है बहुत ही कम होता है। ठीक है, लेकिन जब व्यक्ति क्रोध की अवस्था में है या फियर की अवस्था में है तो उसका जो एक्टिवेशन लेवल है बहुत ही अधिक हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, बल्कि क्रोध और एंगर में जो है गुस्से में सक्रियण स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे क्या होती हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के द्वारा जो है बीटा वेव्स जनरेट हो जाती हैं। लेकिन जब व्यक्ति सो रहा होता है तो उसका सक्रियण का स्तर बहुत कम हो जाता है और उस केस में अल्फ़ा वेव्स जनरेट होती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। लिंडस्ले के अनुसार अल्फ़ा और बीटा तरंगे सक्रियण स्तर पर निर्भर करती हैं, जैसे कि अभी शुरू में मैंने बताया। और व्यक्ति में जो सक्रियण स्तर है ये मैंने बता दिया, 0 लेवल, लो लेवल, मॉडरेट लेवल और हाई लेवल, ये 4 लेवल होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे आने वाले पेपर में कि एक्टिवेशन लेवल कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। अब देखिए 0 लेवल कब होता है, 0 लेवल जब व्यक्ति मर चुका होता है तब जो होता है 0 लेवल होता है। ठीक है, यानी कि 0 लेवल क्या है, मृत्यु के बाद आता है। लो लेवल कब आता है, लो लेवल आता है जब व्यक्ति सो रहा होता है, स्लीपिंग मोड में होता है। ठीक है, और क्रोध, डर आदि तीव्र संवेगों में व्यक्ति का जो सक्रियण स्तर है वो हाई लेवल का हो जाता है। कैसा हो जाता है, हाई लेवल का होता है। और देखिए जब व्यक्ति रीडिंग करता है, पढ़ता है, लिखता है, रीडिंग राइटिंग करता है, फूड ईटिंग है ना, खाना खाता है, तो उस दौरान व्यक्ति का जो एक्टिवेशन लेवल है मॉडरेट लेवल का होता है, साधारण स्तर का होता है। ठीक है, तो ये चारों लेवल में मैंने बता दिया क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पाई जाती है। देखिए जैसे लिखा भी है, सामान्य क्रियाओं में जैसे पढ़ने लिखने, खाने पीने के समय मध्यम स्तर का होता है, तीव्र संवेग में क्रोध डर के समय सक्रियण स्तर उच्च हो जाता है और शून्य स्तर मृत्यु के बाद होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी। ठीक है, ये भी बता दिया मैंने कि लिंडस्ले का यह सिद्धांत इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी पर उनके तथा बर्जर के अध्ययनों पर आधारित है। साथ ही साथ यह सिद्धांत संवेगों की उत्पत्ति में सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस तथा रेटिकुलर फॉर्मेशन को महत्वपूर्ण मानता है। जैसा कि शुरुआत में ही बताया था, इस सिद्धांत का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि यह सिद्धांत किन किन चीज़ों पर आधारित है, आपके दिमाग में जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस और रेटिकुलर फॉर्मेशन जो पाया जाता है उसके आधार पर यह सिद्धांत आधारित है। अब जैसा कि मैंने बताया था, अब इसको हम देखेंगे कि क्या होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, क्या होता है हाइपोथैलेमस, इसको मैं बता दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो देखिए जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ फाइबर्स दैट कैरी स्टिमुलेशन रिलेटेड टू स्लीप एंड अराउजल थ्रू ब्रेन स्टेम, यानी ये है रेटिकुलर फॉर्मेशन का काम, जो कि इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है। किन्होंने, लिंडस्ले ने अपनी थ्योरी में बताया है। दूसरी चीज़ इन्होंने सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात की है, तो वो मैंने आपको बता दिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग, थिंकिंग, लर्निंग, इमोशन। देखिए लिखा है ना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशंस, कॉन्शियसनेस एंड वॉलेंट्री मूवमेंट, ये चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद इस थ्योरी में और क्या है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस की बात की है। अब हाइपोथैलेमस देखिए क्या है, हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स लाइक हंगर, थर्स्ट, टेम्परेचर और कंट्रोल। तो ये बात थी कि मैंने कि कैसे रेटिकुलर फॉर्मेशन, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स इस इनकी थ्योरी में रखा गया है। ठीक है,
अब यहाँ पर मैंने ये दिखाया है ब्रेन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर, सारे फंक्शंस, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसको डिस्कस करने का मतलब यहाँ पर अभी कुछ नहीं है। केवल मुझे आपको यहाँ पर ये बताना था कि ब्रेन में क्या क्या पार्ट, कौन कौन से पार्ट होते हैं जो इनकी थ्योरी को इन्होंने अपनी थ्योरी में ले रखे हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि मनुष्य में इनकी थ्योरी के अनुसार इन्होंने जो बताया है, अल्फ़ा और बीटा वेव्स जनरेट होती हैं। तो देखिए, अल्फ़ा और बीटा वेव्स के अलावा और भी कई वेव्स होती हैं, जैसे डेल्टा वेव है, थीटा वेव है और गामा वेव्स भी हैं जो कि जनरेट होती हैं दिमाग में। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ इसको डिस्कस कर लिया है। देखिए, जो डेल्टा वेव्स है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1 से 3 हर्ट्ज़। यहाँ पर मैंने इसलिए इसको डिस्कस किया है, हो सकता है आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जाए कि डेल्टा वेव्स की जो है फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो 1 से 3 हर्ट्ज़ के बीच डेल्टा वेव्स की, या फिर कहीं कहीं 0.5 से 4 हर्ट्ज़ दिखेगा आपको, ठीक है। तो जब मतलब कि जब डेल्टा वेव्स जनरेट हो रही होती हैं दिमाग में, तो हम स्लीपिंग मोड में होते हैं, सो रहे होते हैं। थीटा वेव्स जब हम दिमाग में जनरेट होती हैं, जो कि 4 से 8 हर्ट्ज़ या 7 हर्ट्ज़ के बीच हैं, तो टायर्डनेस का अनुभव होता है। अल्फ़ा वेव्स रिलैक्स्ड, है ना, 8 से 12 हर्ट्ज़। यहाँ देखिए, हर्ट्ज़ की बात है, वहाँ साइकिल की बात कर रहे थे। जब हम साइकिल की बात कर रहे थे तो साइकिल का मतलब क्या था कि 8 से 12 चक्र, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, बीटा वेव्स अलर्टनेस की अवस्था में, जब आप कॉन्शियस में आ जाते हैं, यानी 13 से 25 हर्ट्ज़। इसी तरीके से गामा रे वेव्स जो है लेस देन 25 हर्ट्ज़, ये हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने दोनों फिगर यहाँ पर दिखा दिया है, साथ ही साथ इसके फंक्शन भी बता दिए हैं। तो जो लिंडसे का एक्टिवेशन थ्योरी है, इसका मुख्य आधार क्या है, हमारे दिमाग में जो है ये सारी जो हैं क्या बोलते हैं, वेव्स हैं। अब जैसे कि क्या है, अगर हम सरलतम व्याख्या करें इस थ्योरी की, तो हम ये कह सकते हैं, क्या कहते हैं कि लिंडसे ने संवेग तथा उससे संबंधित सक्रियता का या एक्टिवेशन का आधार किसे माना है, रेटिकुलर फॉर्मेशन को माना है, ठीक है। यदि रेटिकुलर फॉर्मेशन किसी कारण से उत्तेजित नहीं होता है, अगर एक्साइट नहीं होता है आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन किसी भी कारण से, तो व्यक्ति में न तो कोई संवेग ही होगा और न किसी प्रकार की क्रियाशीलता ही पाई जाएगी। दूसरे शब्दों में बात करें, इसके उत्तेजित होने पर ही व्यक्ति में क्रियाशीलता जो है बढ़ती है और संवेग भी उत्पन्न होता है, जनरेट होता है। इसके उत्तेजित होने पर ही व्यक्ति के मस्तिष्क में जो है बीटा वेव्स अधिक निकलता है, ठीक है। तो इन्होंने कुछ हाइपोथेसिस भी बताई है, जैसे संवेग में ईईजी एक विशेष सक्रियता पैटर्न को बतलाता है, जिसमें अल्फ़ा तरंगे समाप्त होकर उसकी जगह पर कम ऊंचाई की तेज़ तरंगे आ जाती हैं। अब देखिए, आगे आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्फ़ा वेव्स और बीटा वेव्स में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जब मनुष्य एक्टिवेशन की स्थिति में आ जाता है, अलर्ट हो जाता है, तो उस केस में बीटा वेव जनरेट हो जाती हैं दिमाग में, जो कि कम ऊंचाई की और अधिक फ्रीक्वेंसी की होती हैं। लेकिन जब मनुष्य का एक्टिवेशन लेवल लो होता है, उस केस में केवल अल्फ़ा वेव्स जनरेट होती हैं, जिसकी ऊंचाई या एम्पलीट्यूड तो अधिक होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है इसकी कम होती है। तो ये मेन जो है डिफरेंस है दोनों वेव्स में, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें तो इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स की बात करें तो क्या है कि इस सिद्धांत में हमने हाई लेवल की बात कर ली, लो लेवल की बात कर ली, ठीक है। लेकिन जो मॉडरेट लेवल है उसकी या मॉडरेट इमोशंस है, उस पर ज़्यादा ध्यान इन्होंने नहीं दिया, उसको इग्नोर कर दिया है, ठीक है। तो ये मुख्य इसकी कमी है इस थ्योरी की। तो ये जो दो थ्योरियाँ हैं इसको मैंने डिस्कस कर लिया। और जैसा कि मैंने बताया था, ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, आप वहाँ जाकर इसको फिर से देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी जो है इमोशनल डायनामिक्स को डिस्कस करता है, यानी कि संवेगात्मक गत्यात्मकता की बात करता है, ठीक है। और सोलोमन एंड कॉर्बिट ने इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की है ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी की। तो आशा करता हूँ ये थ्योरीज़ आपको समझ में आई होंगी।
अब नेक्स्ट क्लास में हम इमोशनल इंटेलिजेंस और जो भी छोटी मोटी चीज़ें बची हुई हैं लाइट डिटेक्शन से लेकर मेज़रमेंट ऑफ इमोशंस, कैसे हम इमोशंस को मेज़र करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अगर आज की क्लास से रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन, साथ ही साथ किसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। और हाँ, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी वीडियोज़ हैं ये आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं, नोटिफिकेशन आ चुकी हैं, उसके लिए भी बहुत ही यूज़फुल है, आप उसमें भी इसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।